नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले दोस्तों बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर सवालों को हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। दोस्तों 2024 में दोस्तों जो वैकेंसी आने वाली है 2000 प्लस दोस्तों बिहार दरोगा का, दोस्तों आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों जो बिहार दरोगा तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो दोस्तों बहुत रामबाण होगा। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल दोस्तों, सबसे पहला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। दोस्तों ये जो है बिहार दरोगा पुलिस सब इंस्पेक्टर दोस्तों 11/3/2018 जो पेपर हुआ था उसका दोस्तों सवाल है। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहला सवाल से। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, ये रावी नदी के तट पर स्थित है। याद रखिएगा हड़प्पा जो स्थल है ये दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित है। अगर हम बात करें दोस्तों हड़प्पा का खोज किसने किया था दोस्तों, तो हड़प्पा खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किए थे। याद रखिएगा दयाराम साहनी दोस्तों, याद रखिएगा दयाराम साहनी जो थे ये हड़प्पा का खोज किए थे दोस्तों। कब किए थे? 1921 में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करें दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता, याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल माना जाता है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कब से कब तक माना जाता है दोस्तों, तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों, याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक दोस्तों इसका काल माना जाता है। दोस्तों देखिए अलग अलग विद्वानों को दोस्तों विद्वानों को दोस्तों अलग अलग इसका काल दिया गया है दोस्तों, लेकिन मेन रूप से जो काल माना गया है वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों ये मेन रूप से सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों हड़प्पा जो दोस्तों स्थल था दोस्तों ये किस नदी के तट पर स्थित है दोस्तों? रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा हड़प्पा कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिए सवाल पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ है दोस्तों, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों। ठीक है, ये मांडगो मिरी जिला में दोस्तों पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में स्थित है दोस्तों हड़प्पा। यहां पर लिख देता हूं दोस्तों पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला, मांडगो मिरी जिला में दोस्तों स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कौन? हड़प्पा दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो हड़प्पा का खोज दोस्तों दयाराम साहनी ने किए थे। हड़प्पा दोस्तों रावी नदी किनारे स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों हड़प्पा? तो पाकिस्तान के मांडगो मिरी जिला में से दोस्तों हड़प्पा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है दोस्तों सेकंड नंबर कि मानव रथ का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो ये 7.4 होता है दोस्तों। देखिए मानव रथ का जो पीएच मान होता है दोस्तों 7.4 होता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों पीएच की अगर हम बात करते हैं पीएच, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। याद रखिएगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, पीएच मान का दोस्तों खोज किसने किया था दोस्तों? पीएच का जो खोज किए थे वो सोरेनसन ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा सोरेनसन। ठीक है, सोरेनसन दोस्तों पीएच का खोज किया था दोस्तों। पीएच मान का खोज किसने किया था? सोरेनसन। फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं 0 से लेकर दोस्तों 14 के बीच में होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 0 से लेकर दोस्तों 14 के बीच में होता है। बीच में क्या आता है दोस्तों? 7 आता है। 7 से दोस्तों कम होगा वो दोस्तों क्या होता है? तो दोस्तों अम्लीय होता है। ये आपको ध्यान रखना है। 7 से अधिक होगा दोस्तों ये क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर 7 होगा तो वो दोस्तों क्या होगा? उदासीन होगा। क्या होगा दोस्तों? उदासीन। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? मूत्र का पीएच मान दोस्तों 6 होता है दोस्तों। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अम्लीय हो जाएगा क्योंकि ये 7 से क्या है? कम है। ठीक है, अगर वही बोलेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है दोस्तों। ये 7 से अधिक है दोस्तों। कितना अधिक है? तो 0.4 अधिक है। तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। सवाल पूछता है कि बताइए मूत्र अम्लीय है या क्षारीय? तो पता कैसे चलेगा? जब उसका पीएच मान पता रहेगा तब ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? मूत्र अम्लीय होता है। खून पूछेगा दोस्तों क्या होता है? रक्त। तो दोस्तों क्षारीय होता है क्योंकि हमको पता है कि उसका मान कितना 7.4 होता है। 7 से अधिक है, 7 से अधिक होगा क्षारीय और 7 से कम रहेगा दोस्तों अम्लीय। अगर 7 रहेगा दोस्तों उदासीन। जैसे पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान 7 होता है, इसलिए दोस्तों क्या है? वो उदासीन है। ठीक है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों 3 नंबर सवाल। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा चैत। भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का जो पहला मास आता है दोस्तों क्या होता है? वो चैत होता है दोस्तों। क्या होता है? चैत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अगला दोस्तों 4 नंबर सवाल कि विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये इंडोनेशिया में स्थित है। आपको ध्यान रखना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है दोस्तों ये इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया राजधानी क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा इसका जो राजधानी होता है दोस्तों जकार्ता होता है। क्या होता है? जकार्ता दोस्तों। लेकिन अब याद रखिए दोस्तों जकार्ता जो है वो समुद्र में दोस्तों डूबने वाला है, यानी महासागर में दोस्तों डूबने वाला समुद्र में। अब दोस्तों इसका जो है अनुमान लगाया जा रहा है दोस्तों, लेकिन इंडोनेशिया की जो राजधानी है दोस्तों वो बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट करने की
कोशिश की जा रही है दोस्तों। बोर्नियो द्वीप, याद रखिएगा दोस्तों कि इंडोनेशिया की जो राजधानी है वो बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों। खास करके आपको ध्यान रखना है किस द्वीप पर, बोर्नियो द्वीप, ठीक है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं बोर्नियो द्वीप पर दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा बोर्नियो द्वीप पर इससे क्या कर दिया जाएगा दोस्तों, तो शिफ्ट कर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखिएगा। अगर बात करते दोस्तों, देखिए दोस्तों इंडोनेशिया जो है ये मेन रूप से, इंडोनेशिया मेन रूप से दोस्तों द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, ठीक है। इंडोनेशिया क्या है, द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है दोस्तों इंडोनेशिया। सबसे ज्यादा मुस्लिम दोस्तों इंडोनेशिया में पाया जाता है। सबसे ज्यादा मुस्लिम दोस्तों कहाँ पाया जाता है, मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा वो कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो इंडोनेशिया में पाया जाता है दोस्तों सबसे ज्यादा मुस्लिम, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इंडोनेशिया जो है जिसकी राजधानी दोस्तों जकार्ता होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिए, आसियान का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है, तो इंडोनेशिया राजधानी जकार्ता में ही आसियान का मुख्यालय स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, जिसका स्थापना 1967 को हुआ था, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 5 नंबर सवाल कि कौन अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है दोस्तों, तो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति दोस्तों क्या करता है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति का तो उल्लेख दोस्तों, राष्ट्रपति पद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों आर्टिकल 52 में किया गया, याद रखिएगा। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया दोस्तों। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों, जो आदि महिला राष्ट्रपति है, आदिवासी है दोस्तों, ठीक है, यानी प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, द्रौपदी मुर्मू दोस्तों। कहाँ की रहने वाली है दोस्तों, ओडिशा की रहने वाली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ की रहने वाली है, ओडिशा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा, 6 नंबर सवाल है कि सत्रिया किस राज्य का दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये दोस्तों असम का है, ठीक है, याद रखिएगा। सत्रिया जो है दोस्तों ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये दोस्तों असम का शास्त्रीय नृत्य है सत्रिया, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, बताइए दोस्तों भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो ये तमिलनाडु का है। मोहिनी अट्टम दोस्तों ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, तो केरल का है, ठीक है दोस्तों। कुचिपुड़ी दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों नृत्य जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 7 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों 7 नंबर सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर सवाल देखिएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों अभी से आपको दरोगा में तैयारी में लग जाना है दोस्तों, क्योंकि बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है, और उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा दोस्तों 1 से 2 महीने के अंदर उसका एग्जाम भी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको तैयारी में लग जाना चाहिए दोस्तों, अभी से रिवीजन करना शुरू कीजिए दोस्तों। अभी चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं होगा, रिवीजन कीजिए दोस्तों, ठीक है। मैं यहाँ पे दोस्तों क्लास करवाता हूँ, ठीक है, आप वीडियो अपलोड भी किया हुआ दोस्तों बहुत सारे दरोगा का प्रीवियस सवालों का, ठीक है, वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 7 नंबर सवाल, भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था दोस्तों, ये मेन रूप से सिंदरी में स्थापित किया गया था दोस्तों, जो धनबाद में पड़ता है, ठीक है। याद रखिएगा कि भारत का जो प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो सिंदरी धनबाद में स्थापित किया गया था दोस्तों। कहाँ पड़ता है, झारखंड में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, झारखंड का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि झारखंड का जो स्थापना हुआ था वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को दोस्तों झारखंड का स्थापना हुआ था। झारखंड है दोस्तों ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बना है दोस्तों, नया राज्य, ठीक है, जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड का स्थापना हुआ था, ठीक है, जिसका दोस्तों राजधानी क्या है, रांची। याद रखिए दोस्तों। अगला है 8 नंबर सवाल कि किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी दोस्तों, याद रखिएगा, तो गुरु अंगद देव दोस्तों, ठीक है। गुरु अंगद देव दोस्तों क्या किए थे, तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, सवाल पूछेगा कि गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था, गुरु अंगद देव दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे सिख धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो गुरु नानक। गुरु नानक दोस्तों सिख धर्म का स्थापना किए थे, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि गुरु नानक का जो जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है, गुरु नानक दोस्तों ये सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है, गुरु नानक। और गुरु नानक जो थे दोस्तों सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक की अगर बात करें दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था 1469 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था दोस्तों, कहाँ हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था, आपको ध्यान रखना है। तलवंडी दोस्तों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है दोस्तों, ठीक है। पाकिस्तान का राजधानी क्या होता है दोस्तों, इस्लामाबाद, ठीक है, याद रखिएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, तो भारत और पाकिस्तान के बीच दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। रेड रेड मतलब क्या होता है दोस्तों, लाल होता है, लाल दोस्तों खास करके खतरा, ठीक है, यानी खतरा पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा खतरा कौन है दोस्तों, कौन सा देश है, भारत दोस्तों। भारत क्या है, पाकिस्तान के लिए बहुत खतरा देश है, तो कभी भी भारत पाकिस्तान पे अटैक कर सकता है दोस्तों। अगर हम लोग को दीपावली मनाना है दोस्तों, कभी भी बना सकते हैं, अटैक कर दीजिए, दीपावली हो गया, पाकिस्तान कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान वाला खुद नापाक जैसा हरकत करता है, ठीक है, पाक जो है नापाक जैसा हरकत करता है, याद रखिएगा। तो तलवंडी दोस्तों कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, 1469 में हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने किया था, गुरु अंगद देव ने किया था दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, याद रखिएगा दोस्तों कि सिख के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह जो थे दोस्तों सिख के 10वें गुरु थे, जिन्होंने
दोस्तों जिन्होंने, याद रखिएगा दोस्तों, खालसा पंथ का स्थापना किए थे। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह, याद रखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह दोस्तों, अगर बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, गोविंद सिंह, गोविंद, ठीक है, सिंह जो थे, याद रखिएगा दोस्तों, ये खालसा, खालसा, ठीक है, खालसा पंथ, ठीक है दोस्तों, खालसा पंथ का स्थापना दोस्तों कब किए थे? तो 1699 में किए थे। याद रखिएगा दोस्तों, कब किए थे? 1699 में दोस्तों खालसा पंथ का स्थापना किया गया दोस्तों गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह का दोस्तों जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 9 नंबर सवाल देखिएगा। किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में, ठीक है दोस्तों, मान्यता जरूरी है? ठीक है, सवाल पूछ रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए दोस्तों कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है दोस्तों? तो 4 राज्यों में मान्यता बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए, ठीक है दोस्तों, 4 राज्यों में मान्यता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे बात करें दोस्तों, कांग्रेस हो गया, चाहे बीजेपी दोस्तों, ठीक है, कांग्रेस बीजेपी दोस्तों, बहुत सारे कांग्रेस भी दोस्तों अच्छे खासे राज्यों में, ठीक है, अभी दोस्तों सत्ता में अच्छा खासा इस बार दोस्तों क्या किया है, प्रधानमंत्री को दोस्तों पानी पिला दिया दोस्तों। कहाँ बीजेपी वाले गा रहे थे कि 400 पार होगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ 200 प्लस 200 कुछ 200 मतलब 30 240 के आसपास दोस्तों क्या हो गया, अटक गया जाके मामला, है ना, बीजेपी वालों का। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए दोस्तों कितने राज्य मान्यता जरूरी है? 4 राज्य मान्यता जरूरी है। अगला दोस्तों 10 नंबर कि संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये दोस्तों 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, मेन रूप से ध्यान रखिएगा दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, 24 अक्टूबर दोस्तों 1945 में हुआ था। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। यूएनओ, यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। इसका दोस्तों मुख्यालय से दोस्तों न्यूयॉर्क में, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में दोस्तों इसका मुख्यालय स्थित है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। आपको ध्यान रखना है, न्यूयॉर्क जो है दोस्तों ये हडसन नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, अगर बात करते हैं दोस्तों यूएनओ में कितना देश शामिल है, ठीक है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ में दोस्तों कितना देश शामिल है, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें टोटल 193 देश शामिल है। कितना देश दोस्तों? 193 देश शामिल है। याद रखिएगा, देश जो शामिल है दोस्तों 193 देश शामिल है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों कि 193 जो देश शामिल हुआ था, 193 जो देश शामिल हुआ था वो कौन था दोस्तों? वो था दोस्तों दक्षिणी सूडान। कौन था दोस्तों? दक्षिणी सूडान दोस्तों, जिसकी राजधानी दोस्तों याद रखिएगा जुबा होता है। क्या होता है? जुबा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना क्यों किया गया था, यहाँ सवाल पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना इसलिए किया गया था कि जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से लेकर 1945 तक, ठीक है दोस्तों, यानी पूरा देश को दोस्तों, यानी द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों बहुत सारे देश को नुकसान हुआ था। ठीक है, यानी 6 साल तक द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, 1939 से लेकर 1945 तक दोस्तों। सबसे ज्यादा दोस्तों नुकसान किसका हुआ था दोस्तों? यानी सभी देशों को बराबर हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों जापान को हुआ था, क्योंकि वहां पे 6 अगस्त 1945 को, ये दोस्तों 9 अगस्त 1945 को जो परमाणु बम गिराया गया था दोस्तों हिरोशिमा और नागासाकी पर, जिसकी वजह से दोस्तों जापान को बहुत नुकसान हुआ था। इसी वजह से दोस्तों कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, ठीक है, यानी देश में पूरा शांति बनाए रखने के लिए दोस्तों, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना किया गया था दोस्तों 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर बात करते हैं कि निम्मू बाजगो नामक बांध दोस्तों कौन सी नदी पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, निम्मू बाजगो, यहां से सवाल पूछा गया था कि निम्मू बाजगो जो नामक बांध है वो किस नदी पर स्थित है दोस्तों? वो सिंधु नदी पर स्थित है। अगर बात करते हैं कि सिंधु नदी की लंबाई कितना है दोस्तों, याद रखिएगा, ये दोस्तों 2880 किलोमीटर है। ठीक है, 2880 किलोमीटर दोस्तों सिंधु नदी की लंबाई है। सिंधु की 5 सहायक नदी है दोस्तों, कौन कौन सा? सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है दोस्तों, झेलम, ब्यास, रावी, सतलज, ब्यास दोस्तों क्या है? टोटल 5 जो सहायक नदी है दोस्तों किसका है? सिंधु नदी का। ठीक है, याद रखिएगा, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? तो वह दोस्तों चेनाब। याद रखिएगा कि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी दोस्तों कौन सा है? चेनाब जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, चेनाब। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि सिंधु नदी निकलती कहां से है, तो सिंधु नदी दोस्तों तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है मेन रूप से, और दोस्तों भारत होते हुए, पाकिस्तान होते हुए दोस्तों सिंधु नदी अरब सागर में जाके गिर जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। और अब आपको बताया था अभी दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों या फिर हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये किस नदी किनारे बसा हुआ था दोस्तों? सिंधु घाटी, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ था दोस्तों हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, आइए दोस्तों 12 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है 12 नंबर सवाल। ठीक है, आइए दोस्तों करते हैं। 12 नंबर सवाल है दोस्तों आपके सामने कि हवा में परागन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो वायु परागन कहते हैं। ठीक है,
हवा में परागण को क्या कहते हैं? वायु परागण कहते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 13 नंबर कि पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों। तो प्रोटीन में परिवर्तित कर देते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, कि पौधे जो है मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें परिवर्तित कर देते हैं दोस्तों प्रोटीन में। किसमें परिवर्तित कर देते हैं? प्रोटीन में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 14 नंबर सवाल है कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है दोस्तों? तो हाइड्रोमीटर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। यानी कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मानता है दोस्तों, मापता है? दोस्तों हाइड्रोमीटर जो है ये तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 15 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों लगाना बहुत जरूरी है, उससे दोस्तों अंदाजा ये होता है कि सवाल कहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देखिएगा। केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य है दोस्तों? तो जम्मू कश्मीर। याद रखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर में केसर का मेन रूप से दोस्तों उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ किया जाता है? जम्मू कश्मीर में किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा दोस्तों? जम्मू कश्मीर। अगला दोस्तों देखिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। तो वर्तमान में दोस्तों केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है दोस्तों? याद रखिएगा, वर्तमान में दोस्तों 28 राज्य है दोस्तों, 28 राज्य है। ठीक है, 28 राज्य है दोस्तों, याद रखिएगा। और दोस्तों 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कौन है दोस्तों? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, याद रखिएगा। केंद्र शासित प्रदेश कितना है दोस्तों? याद रखिएगा, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और दोस्तों 28 राज्य है दोस्तों। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कौन कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है? 8 देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख दोस्तों। जम्मू कश्मीर दोस्तों लद्दाख। ठीक है, चंडीगढ़ दिल्ली, अंडमान निकोबार दोस्तों। ठीक है, लक्षद्वीप दोस्तों, दादर नागर हवेली दोस्तों, दमन द्वीप। ठीक है दोस्तों, और एक कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे? 5 3 8, टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों वर्तमान में और 28 राज्य है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगला देखिएगा दोस्तों, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है दोस्तों? तो फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। याद रखिएगा कि कीट वंश से जो होने वाली खुजली होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? फॉर्मिक अम्ल के कारण होती है। अगला सवाल देखिए तो 17 नंबर सवाल है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान दोस्तों कहाँ अवस्थित है दोस्तों? ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये वाला कि महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है ये पोर्ट ब्लेयर में स्थित है दोस्तों। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? तो अंडमान निकोबार की राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार क्या है दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। लक्षद्वीप देखो दोस्तों, लक्षद्वीप की राजधानी क्या होता है? कावारती। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों पोर्ट ब्लेयर होता है, जहां पे महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा। 18 नंबर सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा 18 नंबर सवाल का क्या कह रहा है दोस्तों आपके सामने कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 दिसंबर को। याद रखिएगा 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 2 दिसंबर को दोस्तों याद रखिएगा कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 4 दिसंबर को दोस्तों नौसेना दिवस। ठीक है, नौसेना दिवस दोस्तों 4 दिसंबर को। अगर बात करते हैं 5 दिसंबर को दोस्तों विश्व मृदा दिवस। ठीक है, विश्व मृदा दिवस दोस्तों। ठीक है, विश्व मृदा दिवस याद रखिएगा। विश्व मृदा दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 4 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिसंबर को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अब विश्व एड्स दिवस, अगर हम बात करते हैं दोस्तों एड्स के बारे में, AIDS। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड अमीनो डिफेंसी सिंड्रोम दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म होता है। सबसे पहले दोस्तों एड्स के जांच के लिए दोस्तों कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों? तो एड्स के जांच के लिए दोस्तों एक टेस्ट किया जाता है जिसका नाम है दोस्तों एलिसा टेस्ट। क्या नाम है? एलिसा टेस्ट किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। एलिसा टेस्ट किया जाता है दोस्तों। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले की न्यूज आ रहा है कि बिहार का कोई एक जिला है दोस्तों जहाँ पे 3000 प्लस दोस्तों एड्स पॉजिटिव निकला है दोस्तों, यानी कि 3000 लोगों को एड्स हो चुका है। बिहार का दोस्तों कोई जिला न्यूज में देख लीजिएगा दोस्तों कि जहाँ पे 3000 प्लस दोस्तों एड्स पॉजिटिव निकला दोस्तों। यानी समझ लीजिएगा कि एड्स, देखिए एड्स इतना खतरनाक बीमारी है दोस्तों जिसका इलाज संभव ही नहीं है। ठीक है, एड्स का इलाज संभव ही नहीं है, बल्कि दोस्तों आप दवाई से उस चीज़ को रिकवरी कर सकते हैं। पूरा रिकवरी नहीं होगा, मतलब वो रुका रहेगा। ठीक है, दवाई खाना बंद कीजिए दोस्तों, आपका बॉडी सूखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों बहुत खतरनाक मौत होता है दोस्तों एड्स होने पे, इसलिए एड्स से खास करके बच के रहिएगा। ठीक है दोस्तों, एड्स कैसे फैलता है? खास करके ब्लड से ही फैलता है। ठीक है, जब आप जैसे कि जब जाते होंगे दोस्तों कहाँ पे, सैलून जाते होंगे दोस्तों, तो ब्लड चेंज करता है दोस्तों,
ब्लेड जो चेंज करता है, क्यों चेंज करता है कि दोस्तों अगर दाढ़ी बनाता है दोस्तों, कट गया तो उस ब्लेड में दोस्तों ब्लड लग जाता है, और उस इंसान को एड्स हुआ रहेगा दोस्तों, अगर आपके में वही ब्लेड लगा देगा और सो आपका कट जाएगा तो दोस्तों क्या होता है, तो ब्लड से ब्लड जब मिलता है दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों क्या हो जाता है, उसमें उसका जो विषाणु चला जाता है, तो वही दोस्तों क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है दोस्तों। गलत संबंध से दोस्तों एड्स फैलता है, ठीक है। तो एड्स दोस्तों जिसका इलाज ही संभव नहीं है खास करके, ठीक है। तो एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स के जांच के लिए दोस्तों एलिसा, ठीक है दोस्तों, कौन सा टेस्ट किया जाता है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिएगा, देखिए दोस्तों एलिसा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मिटाएगा नहीं दोस्तों, एलिसा, एलिसा दोस्तों, एलिसा, ठीक है, याद रखिएगा, एलिसा टेस्ट किया जाता है खास करके एड्स के जांच के लिए, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए दोस्तों एक होता है दोस्तों HIV, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है तो ह्यूमन अमीनो वायरस। फुल फॉर्म क्या होता है HIV का, ह्यूमन अमीनो वायरस दोस्तों। जो एड्स होता है दोस्तों ये वायरस के कारण ही होता है, किसके कारण होता है, वायरस के कारण होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 19 नंबर सवाल है कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी दोस्तों, पाली, ठीक है। देखिए दोस्तों गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे, गौतम बुद्ध जो उपदेश देते थे दोस्तों किस भाषा में देते थे, तो पाली भाषा में देते थे। किस भाषा में, पाली भाषा में दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा, इनका जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। इनकी जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में दोस्तों इनका मृत्यु हो गया था दोस्तों, ठीक है। इनका जन्म हुआ दोस्तों कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में दोस्तों, जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है दोस्तों। इनकी मृत्यु हुआ था दोस्तों कुशीनगर में, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, तो सिद्धार्थ था, ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था दोस्तों, सिद्धार्थ, ठीक है। इनको दोस्तों 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिए थे। इनका बेटा था दोस्तों, क्या नाम था, राहुल था, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं कि 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग कर दिए थे, उस गृह त्याग की घटना को दोस्तों महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 35 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, 35 वर्ष के 6 साल तक कड़ी तपस्या के बाद 35 वर्ष की अवस्था में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में दोस्तों, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी किनारे, जो वर्तमान दोस्तों फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, वहीं पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बुद्ध कहलाए और सबसे पहला जो उपदेश दिए थे दोस्तों सारनाथ में दिए थे, और सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। किस भाषा में दिए थे दोस्तों, तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में, पाली भाषा में दिए थे दोस्तों, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हो गया दोस्तों 80 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था, ठीक है दोस्तों, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ से सवाल ये भी पूछता है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, राजगिरी में। द्वितीय बौद्ध संगीति दोस्तों वैशाली में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, ठीक है। और इसके दोस्तों कब हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, किसके शासनकाल में हुआ था, ये सभी सवाल पूछता है दोस्तों, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं दोस्तों 20 नंबर सवाल कि फ्रंटियर गांधी के रूप में किसे जाना जाता है दोस्तों, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। याद रखिएगा कि फ्रंटियर गांधी के रूप में दोस्तों किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है, याद रखिएगा कि खान अब्दुल गफ्फार खान का दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल देखिए 21 नंबर सवाल कि भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था दोस्तों, दादा भाई नौरोजी दोस्तों। याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे, यानी कि पहली बार किसने, तो दादा भाई नौरोजी ने वार्षिक आय को दोस्तों, ठीक है, वार्षिक आय को क्या किया था, अनुमानित किया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 22 नंबर, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व में सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है दोस्तों, तो स्प्राइटस है। क्या है, स्प्राइटस। याद रखिएगा कि भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व में सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का जो नाम है दोस्तों स्प्राइटस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों 23 नंबर सवाल देखिएगा। टोटल दोस्तों इसमें हम 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए करते हैं। सबसे पहला दोस्तों 23 नंबर सवाल कि सर्क्रिक विवाद किन दो देशों के बीच है दोस्तों, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। याद रखिएगा सर्क्रिक जो विवाद है दोस्तों ये किसके बीच है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों, ठीक है। ये मेन रूप से जो सर्क्रिक है ये मेन रूप से कहाँ स्थित है दोस्तों, तो गुजरात में स्थित है, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है दोस्तों, याद रखिएगा रेड क्लिफ रेखा है दोस्तों, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। अगर बात करते हैं दोस्तों कि पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी क्या है दोस्तों, इस्लामाबाद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 24 नंबर सवाल सॉरी दोस्तों। अगला 24 नंबर सवाल है कि नांगल किसके लिए जाना जाता है दोस्तों। याद रखिएगा ये उर्वरक के लिए जाना जाता है। याद रखिएगा कि नांगल जो है ये उर्वरक के लिए जाना जाता है, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों 25 नंबर सवाल है कि लूसी
दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किस द्वीप में स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, यह है दोस्तों इंडोनेशिया में। अभी हम डिस्कस किए थे दोस्तों इंडोनेशिया के बारे में। दोस्तों लूसी जो है दोस्तों, लूसी, ये आपको ध्यान रखना है, लूसी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। विस्फोट किस द्वीप में स्थित है दोस्तों? ये है इंडोनेशिया में स्थित है। देखिए दोस्तों, इंडोनेशिया दोस्तों इंडोनेशिया ही एक ऐसा देश है दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा मुस्लिम पाया जाता है दोस्तों। और इंडोनेशिया ही ऐसा देश है दोस्तों जो सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ देश है, इंडोनेशिया, जिसकी राजधानी दोस्तों जकार्ता होता है। और इंडोनेशिया राजधानी जो जकार्ता है दोस्तों, वो समुद्र में डूबने वाला दोस्तों, जिसकी वजह से इसकी जो राजधानी है मेन रूप से बोर्नियो द्वीप पर शिफ्ट किया जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी, यहाँ पे सबसे ज्यादा मुस्लिम भी पाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 26 नंबर। रामनाथ कोविंद भारत के कैवे राष्ट्रपति बने थे दोस्तों? ये 14वें राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, याद रखिएगा कि रामनाथ कोविंद जो भारत के राष्ट्रपति बने थे वो कैवे राष्ट्रपति थे? 14वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 27 नंबर सवाल कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्के बनने के लिए सहायक है दोस्तों? याद रखिएगा, तो कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है दोस्तों, ये रक्त का थक्का बनने के लिए दोस्तों सहायक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन दोस्तों ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम विटामिन के बारे में बात करें दोस्तों, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। विटामिन ए की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी। ठीक है, विटामिन बी1 कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या होता है? याद रखिए दोस्तों, थायमिन होता है। ठीक है, विटामिन सी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? अस्कर्वी रोग होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विटामिन सी का जो सबसे सर्वोत्तम स्रोत जो माना जाता है दोस्तों, आंवला को माना जाता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? कैल्सीफिरॉल होता है। विटामिन डी की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है दोस्तों, जो बच्चों में होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं विटामिन डी के कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है दोस्तों। विटामिन डी का अगर बात करते हैं दोस्तों, विटामिन डी का सबसे सर्वोत्तम स्रोत क्या माना जाता है दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। जैसे हम लोग बोलते हैं सुबह सुबह में कि विटामिन डी ले रहे हैं दोस्तों, यानी कि धूप ले रहे हैं, तो क्या ले रहे हैं? विटामिन डी ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विटामिन ई। तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों, टेकोफिरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? बांझपन होता है दोस्तों। विटामिन ई की कमी से, ई की बात करें, ठीक है, इसी कमी से दोस्तों बांझपन होता है, जो महिलाओं में होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों विटामिन के हो गया दोस्तों। ठीक है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? फिलोक्विनोन। ये रक्त का थक्का बनने के लिए दोस्तों सहायक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विटामिन का खोज किसने किया था दोस्तों? फंक ने किया था। अगला दोस्तों 28 नंबर कि कोलाल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में है। ठीक है, कोलाल जो पावर विद्युत परियोजना है ये कहाँ स्थित है? गुजरात। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 29 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 29 नंबर सवाल देखिए, अगला है 29 नंबर कि पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करता है दोस्तों? तो अमाशय। ठीक है, याद रखिएगा, अमाशय क्या करता है दोस्तों? पाचन तंत्र का जो है, यानी कौन सा भाग HCl स्रावित करता है दोस्तों? अमाशय जो है HCl स्रावित करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अगर हम बात करते हैं। ठीक है, अगला दोस्तों 30 नंबर कि दक्षिण भारत की सर्वोत्तम चोटी क्या है दोस्तों? तो अनाई मुड़ी है दोस्तों। याद रखिएगा, अनाई मुड़ी जो दोस्तों ये क्या है? ये दक्षिण भारत की सबसे सर्वोच्च चोटी क्या है? अनाई मुड़ी दोस्तों, याद रखिएगा। अगर बात दोस्तों कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? वो दोस्तों K2। ठीक है, K2 जिसकी ऊंचाई कितना है दोस्तों? 8611 मीटर दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। K2 को दोस्तों गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है दोस्तों, गॉडविन। ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, याद रखिएगा, गॉडविन ऑस्टिन दोस्तों कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों K2 को। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों K2। ठीक है, याद रखिएगा। अगला दोस्तों 31 नंबर कि नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, याद रखिएगा, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। अगला है 32 नंबर कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 1948 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में परमाणु, ठीक है, परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना कब किया गया था? 1948 में दोस्तों। और 30 जनवरी 1948 को दोस्तों गांधी जी को क्या मार दिया गया था? गोली मार दिया गया था दोस्तों नाथूराम गोडसे के द्वारा। इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 33 नंबर सवाल है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोना जो वाला जल विद्युत संयंत्र है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है 34 नंबर कि भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट दोस्तों भारत का दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि भारत की सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? याद रखिएगा, तो अरुणाचल प्रदेश का दोस्तों क्या है? कीबीथू। ठीक है,
भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है दोस्तों? ठीक है, तो दोस्तों पश्चिमी बिंदु की अगर बात करते हैं, ठीक है दोस्तों, देखिए अगर बात करें सबसे पूर्वी बिंदु क्या है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश का किबिथु। अगर भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात करते हैं, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपरी बिंदु दोस्तों बात करते हैं इंदिरा कॉल है, ठीक है, और दक्षिणी बिंदु अगर बात करेंगे दोस्तों इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। उसी तरह से दोस्तों गौहर माता, दोस्तों क्या है? गौहर माता जो है वो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है, याद रखिएगा, जो दोस्तों गुजरात में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। भारत सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं तो किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है। भारत सबसे पश्चिमी बिंदु दोस्तों जो कहाँ पे स्थित है? गुजरात में दोस्तों, गौहर माता। भारत सबसे उत्तरी उत्तरी बिंदु दोस्तों कौन सा है? वह दोस्तों इंदिरा कॉल दोस्तों, जो गुजरात सॉरी जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु दोस्तों इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ठीक है। 35 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों 35 नंबर सवाल आपके सामने है कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं दोस्तों? अरस्तु, ठीक है, अरस्तु को क्या कहा जाता है? जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 36 नंबर सवाल है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है, याद रखिएगा, सूर्य एवं तारों में जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। जैसे कि हाइड्रोजन बम दोस्तों, हाइड्रोजन बम जो दोस्तों ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है, और परमाणु बम जो है दोस्तों ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 37 नंबर कि प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 22 मार्च को, याद रखिएगा, 22 मार्च को दोस्तों विश्व जल दिवस मनाया जाता है दोस्तों। और 22 मार्च 1912 को, ये आपको ध्यान रखना है, 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को दोस्तों बिहार का स्थापना भी हुआ था, इसीलिए दोस्तों, ठीक है, इसीलिए बिहार दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है? तो बिहार का जो स्थापना हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है, वो 22 मार्च 1912 को ही हुआ था, इसलिए 22 मार्च को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों 38 नंबर सवाल है कि विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? जेनेवा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, ठीक है। WTO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों WTO का स्थापना कब हुआ था? ये दोस्तों 1995 में हुआ था, याद रखिएगा, 1995 दोस्तों WTO का स्थापना हुआ था। WTO का मुख्यालय दोस्तों जेनेवा में स्थित है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखेंगे WHO दोस्तों, WHO, ठीक है, ILO दोस्तों और WTO, ठीक है, ये तीनों का जो मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा, जेनेवा, ठीक है, जेनेवा में दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों, जेनेवा में दोस्तों, ठीक है। WTO, WHO और ILO तीनों का मुख्यालय दोस्तों कहाँ स्थित है? जेनेवा। अगर बात करते हैं कि WHO का स्थापना कब हुआ था? ये 1948 में हुआ था, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948 को WHO का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, याद रखिएगा, 7 अप्रैल 1948, इसलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और ILO का जो स्थापना हुआ था ये 1919 में हुआ था। कब हुआ था? 1919 को दोस्तों ILO का स्थापना हुआ था। ILO इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, ठीक है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दोस्तों इसका स्थापना 1995 में हुआ था, ठीक है। ये तीनों का जो मुख्यालय स्थित है दोस्तों जेनेवा में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए दोस्तों 39 नंबर कि संसद की प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? ये अस्थाई है, ठीक है, प्राक्कलन समिति, ठीक है, यानी कि बात करते हैं कि संसद की जो प्राक्कलन समिति क्या है दोस्तों? अस्थाई है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी होती है? तो प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या दोस्तों 30 होती है। सदस्य की संख्या, ठीक है, सदस्य की संख्या जो होती है वो 30 होती है दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। अगला दोस्तों 40 नंबर कि फेफड़ों का सफेद कैंसर किसके कारण होता है दोस्तों? तो एस्बेस्टस के कारण होता है, ठीक है। फेफड़ों का जो सफेद कैंसर होता है वो किसके कारण होता है? तो एस्बेस्टस के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिएगा 41 नंबर सवाल देखिए। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है 41 नंबर सवाल। 41 नंबर सवाल है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं दोस्तों? ये उपाध्यक्ष को सौंपता है, ठीक है। लोकसभा का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो ओम बिरला है दोस्तों, ठीक है। अगर ओम बिरला चाहेगा कि हमको त्यागपत्र किसी को देना है दोस्तों तो किसको सौंपेगा? तो उपाध्यक्ष को सौंपेगा, ठीक है, किसको? उपाध्यक्ष, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो उपाध्यक्ष को सौंपते हैं, ठीक है। अच्छा, लोकसभा का दोस्तों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया दोस्तों? याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सरला की बात करते हैं, ठीक है, सरला, ठीक है, समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे साथ से दोस्तों संसद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संसद, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। राज से दोस्तों राज्य, ठीक है,
राज्यसभा दोस्तों, राज्यसभा का अगर बात करते हैं राज्यसभा, उसके बाद दोस्तों लोकसभा, ठीक है, लोकसभा दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों संसद का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 79 में किया गया दोस्तों, ठीक है, और राज्यसभा का दोस्तों उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 80 में किया गया है, और लोकसभा का जो दोस्तों उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों सरला से, ठीक है। सा से संसद 79 दोस्तों, अनुच्छेद 79, रा से दोस्तों राज्यसभा अनुच्छेद 80, और ला से दोस्तों लोकसभा अनुच्छेद 81, यानी कि लोकसभा का जो उल्लेख किया गया दोस्तों अनुच्छेद 81 में किया गया, यानी कि आर्टिकल 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जा सकता है, ठीक है, राज्यसभा को क्या कहा जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को दोस्तों निम्न सदन कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिएगा दोस्तों 42 नंबर कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, याद रखिएगा कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा कि संविधान सभा का जो पहला बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक है, जिसको दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था दोस्तों, ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी, ठीक है,